आमतौर पे जब भी किसी मर्डर केस का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। एक चश्मदीद गवाह कोर्ट में खड़ा है और कांपती हुई उंगली से हत्यारे की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, फिल्मों में तो हम यही देखते हैं, पर असली जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता। वही तो। जरा सोचिए 2003 के कुंभम शुभा केस के बारे में। पुलिस के पास गवाह तो थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सही कहा, और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह थी। उन गवाहों का जिसे कानून में अस्वाभाविक व्यवहार या अननेचुरल कंडक्ट कहते हैं। मतलब किसी ने अपने सामने एक मर्डर होते हुए देखा और फिर घर जाके चुपचाप सो गए। बाप रे, पुलिस को फोन तक नहीं किया। हाँ, तो ऐसे में कोर्ट उन गवाहों पर भरोसा कैसे कर सकता है? इसीलिए उन्हें हटा दिया गया। कि रची हुई हत्या की साजिश आखिर साबित कैसे हुई? यही तो इस केस को एक मॉडर्न सस्पेंस थ्रिलर बनाता है। यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन सबसे बड़ा गवाह बन गया। बिल्कुल, और आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि बिना किसी इंसानी गवाह के सिर्फ डिजिटल सुरागों के बम पर इस हत्या की गुत्थी आखिर कैसे सुलझी। देखिए, जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तो कानून सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लेता है। जी। इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही सख्त 5 पार्ट टेस्ट का इस्तेमाल करता है। वेट, पर अगर किसी ने उन्हें ऐसी कोई साजिश करते हुए या अपराध करते देखा ही नहीं, तो सजा कैसे हो सकती है? ये तो कुछ वैसा ही हो गया ना कि बिना आग देखे सिर्फ धुएं का पैटर्न देखकर ये मान लेना कि आग किसने लगाई होगी। सही एनालॉजी है, पर इस 5 पार्ट टेस्ट में ना उस धुएं को एक लोहे की जंजीर की तरह देखा जाता है। हर सुराग उस जंजीर की एक कड़ी है। अच्छा। और हर कड़ी को एक दूसरे से इस तरह जुड़ना चाहिए कि एक पूरा घेरा बन जाए, जो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के अपराध की तरफ ही इशारा करे। अगर एक भी कड़ी टूटी तो आरोपी बरी हो जाता है। तो इस शुभा वाले केस में ऐसी कौन सी कड़ियां थीं जिन्होंने उस जंजीर को पूरा किया? सबसे मजबूत कड़ियां तो डिजिटल ही थीं। हत्या की उस रात मर्डर से ठीक पहले शुभा ने अपने जूनियर अरुण को करीब 38 मैसेज भेजे थे। 38 मैसेजेस, और फिर? और मर्डर होते ही अचानक सन्नाटा छा गया। बाद में वो सारे मैसेज फोन से डिलीट कर दिए गए। ओह वाओ! तो ये एक तरह से मतलब डिजिटल खून के धब्बे मिटाने जैसा ही हो गया ना? टेक्निकल और कानूनी नजरिए से बिल्कुल यही हुआ। हत्या से पहले की ये लगातार बातचीत आईपीसी की धारा 120(b) के तहत आपराधिक साजिश है, और मैसेजेस को डिलीट करना धारा 201 के तहत सबूत मिटाना है। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना तो बड़ा आसान होता है, तो क्या बचाव पक्ष ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया? उन्होंने पूरी कोशिश की थी। एक बड़ी कानूनी खामी निकालने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की धारा 65(b) का हवाला दिया। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वाले नियम जिसमें सर्टिफिकेट लगता है ना? बिल्कुल। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस स्पेसिफिक आईटी टेक्नीशियन ने सर्वर से डेटा निकाला था, उसने तो सर्टिफिकेट साइन ही नहीं किया, इसलिए ये सबूत अमान्य है। ये तो सजा से बच निकलने का एक बहुत बड़ा लूपहोल बन सकता था। बन तो सकता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। उन्होंने साफ किया कि धारा 65(b) का काम न्याय को रोकना नहीं है। तो फिर सर्टिफिकेट साइन किसने किया? कोर्ट ने कहा कि उस स्पेसिफिक आईटी टेक्नीशियन की कोई जरूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनी का कोई भी जिम्मेदार मैनेजर जो उस सिस्टम को समझता हो, वो सर्टिफिकेट दे सकता है और वो वैलिड माना जाएगा। सही है। यानी मैसेजेस से ये तो साबित हो गया कि साजिश रची गई और सबूत मिटाए गए, पर सिर्फ डिजिटल सुराग हत्या का हथियार तो नहीं बन सकते। जंजीर तब तक अधूरी है जब तक मर्डर वेपन ना मिल जाए। वही तो, और यहीं पर पुलिस की पूछताछ काम आई। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उन दोनों के संयुक्त कबूलनामे यानी जॉइंट कन्फेशन के आधार पर वो स्टील की रॉड बरामद हुई जिससे हत्या की गई थी। हाँ, और एविडेंस एक्ट की धारा 27 साफ कहती है कि अगर आरोपियों के बयान से सीधे तौर पर अपराध का हथियार मिल जाता है, तो बयान का वो हिस्सा कोर्ट में पूरी तरह से वैध सबूत माना जाता है। मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स की मजदूर जंजीर और बरामद हुए हथियार ने मिलकर वो उम्र कैद की सजा पक्की कर दी। पर यह फैसला देखने में बहुत ही टेक्निकल और सख्त लगता है। देखिए, सजा तो सख्त थी, लेकिन इस पूरे कानूनी ड्रामे में एक बहुत ही मानवीय मोड़, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट भी आया बाद में। अच्छा, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद की सजा तो बरकरार रखी, लेकिन उस 20 साल की लड़की के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आघात को भी समझा। जबरदस्ती शादी का जो दबाव उस पर था,
उन्होंने कंपैशनेट करेक्शन यानी सहानुभूतिपूर्ण सुधार का रास्ता अपनाया। वेट, क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने उसकी सजा कम कर दी? नहीं, कोर्ट मर्डर की सजा को बदल तो नहीं सकता, पर उन्होंने आरोपियों को 8 हफ्ते का वक्त दिया ताकि वो राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के पास क्षमादान की अपील कर सकें। ओ, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, जिसमें गवर्नर के पास सजा को माफ करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने एक सख्त पीनल कोड के भीतर भी संवैधानिक दया के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। एक तरफ तो आम लोगों के लिए ये सीख है कि आपात स्थिति में अजीब व्यवहार और डिलीट किए गए डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा आपके खिलाफ जाते हैं। हाँ, और कानूनी पेशेवरों के लिए ये सीख है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का अनुपालन बहुत ही व्यावहारिक हो गया है अब। सही कहा। कानून अपराध तो पकड़ता है, पर संविधान इंसानियत को भी जिंदा रखता है। वही तो, कठोर कानून और दया दोनों साथ चल सकते हैं। जो आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब हमारे स्मार्टफोन्स और सर्वर्स हमारा हर एक कदम, हर एक अस्वाभाविक व्यवहार रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा मतलब है, क्या भविष्य की न्याय प्रणाली में जहां फैसले सिर्फ ठंडे डिजिटल डेटा पर होंगे, इस तरह के सहानुभूतिपूर्ण सुधार की कोई मानवीय गुंजाइश बचेगी, या सिर्फ हमारा डिजिटल डेटा ही हमेशा के लिए हमारी नियत तय करेगा? ये सच में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।